हेलो जूनियर्स। जैसे कि आप सब ने बोला था कि भैया कोई वीडियो बनाओ हमारी क्लास पे भी, हमारे सेम की भी, तो मैं आज आपके लिए आपके सेम की वीडियो लाया हूँ जो है द स्लेव ऑक्शन बाय फ्रांसिस एलन वॉटकिंस। ये जो आपको सामने पिक्चर दिख रही है उन्हीं की उस टाइम की यंग की फ़ोटो है, जो फ्रांसिस एलन वॉटकिंस जब अपनी एज में थे और ये स्लेव ऑक्शन के लिए लड़ रहे थे और अपनी बुक्स लिख रहे थे। तो दोस्तों अब हम स्टार्ट करते हैं। अब जैसे जो हमारा स्लेव ऑक्शन है, अगर आप इसको बुक में पढ़ोगे तो आपको सिर्फ इसकी ऐसे लाइन्स ही मिलेंगी, लेकिन इनकी समरी नहीं है। और मेरा वीडियो बनाने का मेन मोटिव यही है कि मैं आप सबको अच्छे से समझाऊं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये चैप्टर बहुत बार इसकी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। द स्लेव ऑक्शन, द पोइम द स्लेव ऑक्शन रेफर टू द ब्रूचुअल एक्शन परपरेटेड ऑन द विक्टिम्स इन द 18th सेंचुरी। अब ये जो पोइम है द स्लेव ऑक्शन, ये असलियत में है क्या? स्लेव ऑक्शन एक ऐसी पोइम है जो बताती है जो 18th सेंचुरी में ना, कि लोगों के जो दुख थे, मतलब उनके साथ क्या क्या हुआ जाता था। अब होता क्या है कि अब हम तो उस टाइम पैदा नहीं हुए, लेकिन क्या था कि ये जो बुक थी जो इसने लिखी थी वो ये बताता है कि जो उस टाइम के विक्टिम थे ना, उनको क्या मतलब दर्द झेलना पड़ा, क्या टॉर्चर झेलना पड़ा। ये सब हमारा इस स्लेव ऑक्शन में हमें पता चलता है। द क्रूअल एंड इनह्यूमन प्रोसेस ऑफ स्लेव ट्रेड इज़ प्रेजेंट इन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द विक्टिम्स। इससे हमें पता चलता है कि कोई इंसान इतना क्रूअल कैसे हो सकता है कि एक इनह्यूमन ट्रेड, मतलब हमने ट्रेड किसका सुना है भाई? हमने सुना है कि भाई बिजनेस होता है, कोई मोबाइल का ट्रेड करता है, कोई खाने वाली चीज़ों का करता है, पर उस टाइम पे किसका ट्रेड होता था? ह्यूमन। कहते हैं ना इनह्यूमैनिटी, इंसानियत भी गिर जाए देख के वो भी खुद मतलब अपनी गर्दन नीचे कर ले, उस टाइम पे ऐसा होता था। द पोइट फोकसेस ऑन पर्टिकुलरली ऑन द स्लेव ग्रुप। और जो पोइट है हमारा, जो हमारी लिखती है ये पोइटेस, जो लेडी है, वो बताती है उसका जो मेन फोकस है ना वो किसके ऊपर है? स्लेव ग्रुप के ऊपर। द पोइम इज कंपोज्ड इन 24 लाइन्स इन एन इयम्बिक स्कीम एंड द ऑल्टरनेट राइम स्कीम। अब ये बताता है कि पोइट किस तरह, उसका रिदम है वो कैसे बनी है, कितनी राइम स्कीम्स हुई है इसमें। मोस्ट ऑफ द पोइम्स बाय हार्पर डिस्कस रेशिज्म, क्लासिज्म, सेक्सिज्म एंड इक्वालिटी। अब ये थोड़ा बताते हैं कि जो हार्पर है, जो इसकी राइटर है, उसकी जो मोस्टली पोइम होती है ना वो बताती है रेशिज्म, मतलब कि कैसे कलर के पीछे लोग डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, जो मोस्टली बताता है जो ब्रिटिशर्स ने ब्लैक के साथ किए थे। क्लासिज्म, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा ये था कि कास्ट सिस्टम ज़्यादा होता क्या था कि अगर ये छोटी कास्ट का तो इसको अपने पास आने नहीं देना। सेक्सिज्म, कोई जेंडर है, मेल है, फीमेल है, और इक्वालिटी की डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। द एंटायर पोइम पोर्ट्रेज द ब्रूचुअल एक्शन ऑफ द वाइट ट्रेड्समैन ऑन द स्लेव। अब हमें आगे पता चलता है कि इस पोइम में हमें आगे जाके ये पता चलेगा कि कितना ब्रूटल टॉर्चर होगा जो वाइट ट्रेड्समैन थे ना, क्योंकि उस टाइम हमें पता, हमने सुना भी ईस्ट इंडिया कंपनी थे, उस टाइम ट्रेडर थे। क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन क्या था, वो किसी भी कंट्री को इन्वेड करते थे ना, वो एज ए राजा बन के नहीं, वो क्या करते थे, एक टाइप का क्या करते थे, उन्होंने अपना ट्रेड्समैन भेजना। फिर ऐसे करके वो बताते हैं कि वो स्लीव्स के साथ अब कोई भी उन्होंने काम करना है तो इंसान तो चाहिए, लेबर वर्क फोर्स तो आज के टाइम पे भी चाहिए, चाहे हम जितने भी मॉडर्न हो जाए तब भी तो हमें लेबर वर्क फोर्स चाहिए। तो उस टाइम पे भी ये होता था। तो उस टाइम में क्या था, स्लेव्स होते थे। इन द 18th सेंचुरी द विक्टिम्स वर सोल्ड एज स्लेव्स फॉर कमर्शियल पर्पस। और उस टाइम क्या होता था कि जो विक्टिम्स थे ना, मतलब जो स्लेव्स, उनको किस तरह बेचा जाता था? पैसों के पीछे। जैसे इनकी बोलियां लगती थी इनको, जैसे हमारी दुकान में आ जाए ना, हम किसी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे देखे जाएंगे चिकन की शॉप हो गई, फ्रूट की शॉप हो गई, वहाँ पे उसका एक रेट लिखा होता है, पर्पस जो एक तय किया होता है उस दुकानदार ने। वैसे क्या होता था, इंसानों को खड़ा किया जाता था, उनके कॉमर्शियल रेट लगाए जाते थे। द फीलिंग ऑफ द स्लेव वुमन, चाइल्ड एंड देयर मदर्स एंड रिलेटिव्स आर पोर्ट्रेट प्यूगनेट, सैडनेस, रिग्रेट। अब इसमें क्या हम आगे जाके पढ़ेंगे कि कैसे जो स्लेव्स है ना, वुमन, चाइल्ड और उनका मदर, उनका एक जो पोर्ट्रे है ना, मतलब कैसे दिखाया है उसको इन पोइम में। अब ऑब्वियसली है, कोई माँ से अब स्लेव्स है, उनकी ज़िंदगी कोई अच्छी तो होगी नहीं, तो उनकी कैसा मतलब पोर्ट्रे की है, सैडनेस, दुख से भरी हुई ज़िंदगी है। एंड इट इज़ वर्थ नथिंग दैट दे आर ब्लैक पीपल। और किस वजह से? कि वो सिर्फ काले हैं, बस एक रंग की वजह से, और वो भी जो उनके हाथ में नहीं है, इस वजह से उनको इतना दुख झेलना पड़ रहा है। द रीडर कैन एनालाइज द फीलिंग्स एंड इमोशन ऑफ द मदर इन द फॉलोइंग लाइन्स। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ जो आज आप मेरी वीडियो देख रहे हो। इस वीडियो को पढ़ने के बाद आप एक बार खुद रियलाइज़ करना कि रियल में कोई इंसान एक कलर के पीछे इतना मतलब इनह्यूमैनिटी हो सकता है, कितना इंसानियत मर सकती है उसकी। वो हमें जो रीडर है, मतलब जो राइटर है, वो रीडर को यही बताना चाहती है। आई एम ऑल्सो ए रीडर, और आप जो मेरी वीडियो देख रहे हो आप भी एक रीडर हो। वो क्या बताना चाहते हैं कि इंसानियत इस हद तक गिर सकती है कि उनको कोई परवाह नहीं कि इंसान है उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए।
अब आगे जो हमारी लाइन्स हैं जो आपकी बुक्स में लिखी है मैं उसको पढ़ता हूँ। द सेल बिगिन, मतलब सेल स्टार्ट होती है, जिसमें क्या दिखाया जाता है हमें, देयर वर यंग गर्ल्स, मतलब यंग लड़कियाँ होती हैं, डिफेंसलेस इन देयर रिचर्डनेस। और क्या दिखाया जाता है कि वो डिफेंसलेस हैं, वो कुछ नहीं कर सकती। अब यंग गर्ल तो हैं लेकिन लड़कियां क्या ही करेंगी, क्योंकि उनको पता है जो ब्रिटिशर्स हैं उनके पास क्या है, एमुनेशन पावर्स है, पैसा है, वो उनके आगे कुछ बोल भी नहीं सकते। और उनको दिखाया कैसे गया जो लड़कियों को, वीक, ऐसे कमज़ोर, फ्रेल हो गई, मतलब ऐसे फेंटी टाइप की, अनप्रोटेक्टेड, मतलब उनको ऐसे डर डर लगता है, अनहैप्पी ऑब्वियसली। अब जो स्लेव ट्रेड में है वो हैप्पी तो होंगे नहीं। हु स्टिफल्ड सॉब्स ऑफ डीप डिस्पायर, और वो कुछ सोच में बैठे हुए हैं जो एकदम शांत हैं, साइलेंट हैं। रिवील देयर एंग्विश एंड डिस्ट्रेस, उनको गुस्सा भी आ रहा है लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते। अब यहीं से मैं आपको इसका थोड़ा समझाता हूँ जो समरी टाइप की। फ्रांसिस हार्पर द स्लेव ऑक्शन बिगेन्स डायरेक्टली। द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोइम टेक रीडर टू ए सीन वेयर स्लेव आर ऑक्शन्ड। अब ये जो पोइम है ये हमें उस जगह पे लेके जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि ये स्लेव ऑक्शन स्टार्ट हुआ है, इंसान है, इंसानों को बेचा जा रहा है। दे कैन सीज सम यंग गर्ल्स आर स्टैंडिंग देयर, और हम क्या देखते हैं वहाँ पे कि कुछ लड़कियाँ खड़ी हुई हैं। आप इमेजिन करो अपने माइंड में कि एक जगह और दुकान समझ लो, एक मार्केट है जहाँ पे लड़कियाँ हुए हैं और उनको किस लिए रखा गया है, बेचने के लिए। दे आर वेटिंग टू बी सोल्ड, मतलब वो रुकी हुई है कि उनका कस्टमर आए उनको खरीदे एज ए स्लेव। वट इज़ गोइंग ऑन इन देयर माइंड्स अकॉर्डिंग टू द पोइट, दे आर डिफेंसलेस इन देयर रिचर्डनेस। उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा, खुद ही सोचो। आपको पता है कि अगले 2 सेकंड में आप किसी के हाथ बिक जाओगे और उसकी मर्जी जो है वो आपसे कुछ भी काम कराए, आपसे सेक्सुअल अब्यूज़ करे, आपसे लेबर वर्क फोर्स कराए, कुछ भी कराए। उनके माइंड में क्या चल रहा है, वो जो राइटर है ना हमारी जो लेडी, वो सोच रही क्या चल रहा है उनके माइंड में। दीज 2 कोटेड वर्ड डिस्क्राइब देयर स्टाइल। दे डोंट हैव एनी डिफेंस, नाइदर दे आर इन ए कंडीशन टू प्रोटेस्ट। उनके पास कुछ नहीं अपने बचाव के लिए, और ना वो कुछ प्रोटेस्ट कर सकती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया वो एकदम खाली हाथ हैं। उनके हाथ में सिर्फ, कहते हैं ना, अब जो उनकी तकदीर में लिख दी अब वही हो सकता है। द स्लेव्स हैव ऑलरेडी मेड दम रश्ड, वो उनको ऐसे ही थका चुके हैं, वो सोचते हैं अब हमने क्या ही करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। देयर स्टिफल सॉब्स रिमेंबर द स्पीकर ऑफ सम डेस्पेयर, इट मीन्स द गर्ल्स कुड नॉट इवन क्राई फोर्सफुली। मतलब कहते हैं ना वो इतना डर गए, इतना बंदा ऐसे, एक होता है ना बंदा जब बड़ा थक जाता है, टेंशन, उसको पता है एट द एंड मेरा एंड आ ही गया है, वो कहते हैं ना वो रो भी नहीं पाता। एक लाइन है ना कि इंसान को जो बड़ी खुशी होती है खुल के हंस नहीं पाता, और एक होता है जो इंसान को इतना दुख होता है, इतना दुख होता है, वो इतना रो भी नहीं पाता। देयर इज़ ए हिडन पेन इन साइड देयर हार्ट दैट इज स्टिफलिंग देयर ब्रेथ। अब वो जैसे जैसे सांस ले रहे हैं ना, आप अगर हम इस चैप्टर को पढ़े और अंदर अपने हार्ट से देखें तो पता चलेगा उनके अंदर कितनी पेन है, उनके ब्रेथ में, मतलब उनकी ना जो पेन है उनके गले तक आ गई है बिल्कुल। दस दे आर सफोकेटिंग इनसाइड, और अंदर से उनको घुटन हो रही है। हार्पर हिट्स एट दिस पेन बाय डीप डेस्पेयर, सच अ स्टेट ऑफ दोज गर्ल्स रिवील देयर एंग्विश एंड डिस्ट्रेस। इससे क्या है, जो हार्पर है वो बताती है, जब वो इन लड़कियों की ऐसी देखती ना स्टेट की कैसे वो बिक रही है, उसको गुस्सा आता है, डिस्ट्रेस आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकती। दिस सीन वॉज कॉमन अमंग स्लेव्स हेल्ड कैप्टिव एट ए यंग एज एंड डिनाइड फ्रीडम। और ये उस टाइम पे जो स्लेव होते थे उनके लिए आम बात थी। अब जैसे हो ना कोई नया बंदा, मान लो हमारे इंडिया में स्लेव सिस्टम आज हमारे लिए बड़ी अलग बात हो जाएगी, उस टाइम पे एकदम कॉमन बात थी। और वो अपना फ्रीडम कहते हैं ना, आज टाइम में इतनी हमें राइट टू फ्रीडम मिल गया, आज हम इतना खुश होते, तभी हम सरकार को बोलते हैं हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कभी हमने सोचा कि उस टाइम्स के जो इंडियन स्लेव थे जो सिर्फ कलर के पीछे हुए, उनको कितना कुछ झेलना पड़ता होगा। अब आपको मैं अच्छे से समझाने के लिए एक फ़ोटोज़ में दिखाता हूँ। ये देखो, ये उस टाइम की जो फ़ोटो है, उस टाइम की एक फ़ोटोग्राफ़र ने बनाई थी, क्योंकि फ़ोटो से कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा समझ आता है, तभी मैंने इसमें फ़ोटो ऐड की थी। अब इस फ़ोटोज़ में हम देख सकते हैं ये मार्केट है। इसमें जो आपको ये वाइट कोट्स में दिख रहे हैं, ये क्या कहते हैं, ब्रिटिशर्स हैं, और जो ऐसे बेंचेस पे खड़े हैं ये आपके सामने स्लेव्स, वो उनको देख रहे हैं, जो हाथ पकड़ रहे हैं वो देख रहे हैं भाई कैसा है, सेहतमंद है, काम कर सकता है। लेडीज़ में क्या होता था स्लेव में कि अगर वो सुंदर होंगी तो उनको अपना एक टाइप के ऐसे कंक्यूबाइंस, मतलब उनसे शादी नहीं कर सकते थे, शादी नहीं करते थे, सिर्फ उनको अपने पास ऐसे रख लेते थे। अब हम इसको आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट पेज में हम आगे जाते हैं। अब ये जो हमारा नेक्स्ट पेज है ये हमें बताता है, एंड मदर स्टूड विथ स्ट्रीमिंग आइज। अब हमारी नेक्स्ट लाइन्स आती हैं। अब उसमें कहा जाता है, क्या कहती है हमारी जो राइटर है, एंड मदर स्टूड विथ स्ट्रीमिंग आइज एंड सॉ देयर डियरेस्ट चिल्ड्रन सोल्ड। अब मुझे खुद बताओ, कहता है ना एक माँ अपने बेटे को कभी मरते नहीं देख सकती। अगर एक माँ के लिए, एक माँ बाप के लिए दुनिया में सबसे बुरी वही चीज़ होती है जब अपने आँखों के सामने अपने बच्चे को अपने से अलग होते हुए या उनके सामने उनके बच्चे की मौत हो जाए।
अब वैसे एक सीनरी दिखाया जाता है, जैसे आप इस फोटो में देख लो कि जो अंग्रेज़ है वो उनके बच्चों को कोड़े मारते हुए, जो हंटर है वो मारते हुए लेके जा रहा है अपने पास, किसके लिए? स्लेव्स के लिए, क्योंकि वो यंग है, छोटे हैं। और वहाँ उसकी माँ है, वो चिल्ला रही है कि मुझे ले जाओ, मेरे बच्चों को छोड़ दो। पर जो अंग्रेज़ हैं वो अनहार्टेड है, उनके अंदर दिल नहीं है, और वो क्या कर रहे हैं, वो ब्लैक्स हैं उनको स्लेव्स लेके जा रहे हैं। इस तरह वो जो माँ है वो अपना दुख बता रही है। अनहीडेड रोज देयर बिटर क्राइस वाइल टायरेंट्स बाटर्ड देम फॉर गोल्ड। वो रो रही है, लेकिन क्या, अंग्रेज़ों के अंदर कोई दिल नहीं है, और वो उनको बेच किस ले रहे हैं? गोल्ड की तरफ से। इन द सेकेंड स्टैंजा, ये जो स्टैंजा हमारा, हार्पर डिपिक्ट्स व्हाट इज़ द मेंटल कंडीशन ऑफ द मदर। जो हार्पर है वो हम रीडर्स को बताना चाहते हैं कि सोचो सोचो कि क्या मेंटल कंडीशन होगी उस टाइम उस माँ की, जिसके सामने उसके बच्चे उससे दूर जा रहे हैं। सो दे आर नॉट ओनली यंग गर्ल्स बट ऑल्सो सम मदर स्टैंडिंग। और हमें ये भी हार्पर बताती है कि वहाँ ये नहीं है कि सिर्फ लड़कियाँ ही बेची जा रही हैं या बच्चे बेचे जा रहे हैं, वहाँ उनकी माएँ भी बेची जा रही है, वहाँ उनके बाप भी बेचे जा रहे हैं, वहाँ किसी औरत का उसका पति बेचा जा रहा है, वहाँ किसी बच्चे की मौत से दूर हो रही है स्लेव बन के। दे आर क्राइंग हेल्पलेस, वो रो रहे हैं पर कर कुछ नहीं सकते। इट सीम एज इफ देयर टेयर्स विल नॉट एवर स्टॉप, और वो ऐसा लगता है कि उनके आंसू कभी रुक ही नहीं सकते। दैट्स वाई हार्पर यूजेज द मेटाफर ऑफ स्ट्रीमिंग आइस। तभी जो हमारी हार्पर है वो मेटाफर यूज़ करती है स्ट्रीमिंग आइस। हेयर द टीयर्स आर कंपेयर्ड टू ए स्ट्रीम दैट फ्लोस ईजली। इसमें जो टीयर है ना, जैसे हम मेटाफर होता है कि हमने किसी ऐसी चीज़ के साथ कंपेयर कर देना जो मतलब रियल में हो नहीं सकती पॉसिबल। वैसे वो बताता है कि जो टीयर्स है ना वो एक ऐसी स्ट्रीम की तरह, ऐसी धारा की तरह है जो बहती रहती है। अब जैसे कोई नदी है ना, वो बहती रहती है। इसमें दिखाया जा रहा है कि जो उन माओं के आंसू हैं ना वो बहते ही जा रहे हैं, रुक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे। बट वाई दे आर क्राइंग, वो क्वेश्चन पूछती है। द सेकेंड लाइन गिव्स द आंसर, देयर डियरेस्ट चिल्ड्रन आर बीइंग सोल्ड। वो हमसे पूछती है कि बताओ क्यों रो रहे हैं। असली वो इसलिए रो रहे हैं कि उस माओं के बच्चे उनसे दूर हो रहे हैं। इफ़ ए मदर कैन नॉट बेयर द पेन ऑफ चाइल्ड्स लिटिल पेन्स, हाउ कैन शी कंट्रोल हर सेल्फ इफ समवन इज टेकिंग हर चाइल्ड अवे फॉर सेलिंग। और वो बताती है, अब हर किसी को पता है कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की इतनी सी उसको चीज़ लग जाए, वो उस पेन को नहीं झेल सकती। तो आप खुद ही सोचो मेरे रीडर्स कि कोई माँ के सामने अगर उसका बच्चा लेके चले जाए तो क्या मतलब क्या बीती होगी उस पर। द स्लेवर्स नोटिस देयर पेन बट अवॉइडेड इट। जो स्लेवर हैं वो उनकी पेन हम देखे, वो उसकी पेन देखती है बट अवॉइडेड इट। दे आर बिजी सेलिंग दोज इनोसेंट किड्स फॉर गोल्ड। और जो अंग्रेज़ हैं वो स्लेवर्स का पेन देखते हैं बट उसको अवॉइड करते हैं कि उनको पैसों से मतलब है, और वो किस में बिजी हो जाते हैं, उन इनोसेंट बच्चों को गोल्ड के पीछे बेचने के। अब उसके बाद हम अपने थर्ड स्टैंजा में पहुंचते हैं। एंड वुमन विद हर लव एंड ट्रूथ फॉर दीज इनसेबल फॉर्म्स मे ड्वेल, गेज्ड ऑन द हस्बैंड ऑफ हर यूथ विद एंग्विश नन मे पेंट और टेल। देयर आर वुमेन इन द स्लेव ऑक्शन। जैसे मैंने आपको बोला कि वहाँ पे वुमेन है स्लेव ऑक्शन में। दे वर वेटिंग विद हैवी हार्ट्स फॉर द लव ऑफ लाइफ। वो किसके लिए वेट कर रहे हैं? अपने पति के लिए। लव ऑफ लाइफ, एक वुमन का लव ऑफ लाइफ क्या होता है? उसका एक हस्बैंड। Harper uses the terms love and truth together for a specific reason. She tries to say that a black woman came to the auction to remain true to her partner even if she was going to lose her within a moment. और इसमें बताया जाता है कि किसी औरत का ना, उस टाइम की औरत का अपने जो हस्बैंड की तरफ था ना, वो लॉयल्टी किस तरह थी। उसमें बताया जाता है कि जो औरत है वो ये ऑक्शन के टाइम भी अपने मतलब अपने दिल में उसने रखा होता अपने हस्बैंड को कि बोल के, चाहे मैं तुमसे दूर हो जाऊँ पर आई विल ऑलवेज रिमेन ट्रू टू माई पार्टनर। अब जो हमारी सेकंड लाइन में आता है, हार्पर यूजेस द टर्म सेबल फॉर्म्स टू रेफर टू देयर हस्बैंड। जैसे मैंने आपको बताया, इसमें बताया जाता है उनके हस्बैंड्स के बारे में। सेबल मीन्स ब्लैक। इसमें अगर आपने जो पढ़ा कि द टर्म सेबल फॉर्म्स, सेबल का मतलब है ब्लैक। When they looked at their husband, they tried to remember how strong they were in their youth, but on that day, those black men couldn't fight back. अब वो खुद बताते हैं, अब जैसे कि जो अफ्रीका है, जैसा मोस्टली जैसे हमने सुना भी है, जो ब्लैक ज़्यादा उस पोर्शन में पाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पे हीट ज़्यादा पड़ती है। तो वो जो वुमेंस होती हैं, जब वो सेल के लिए आई होती है, मतलब वो बिकने वाली होती है मार्केट में, वो अपने हस्बैंड्स को देख के बोलती हैं कि हमें आज भी याद है कि अपने यंग टाइम में कितने स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन आज उनका ये स्ट्रॉन्ग चीज़ कुछ काम नहीं आ रहा। दे आर हेल्पलेस। और वो जो पति हैं वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कि उनकी जो पत्नी है वो बिक रही है, पर वो कुछ नहीं कर सकते। ये बताते हैं कि कितना दुख होगा, और उस टाइम पे कोई हस्बैंड के लिए मरने वाली बात होगी जब उसकी पत्नी उसके सामने बिक गई। बट ऑन दैट डे दोज ब्लैक मैन कुडंट फाइट बैक, सो दे सबमिटेड टू द ऑप्रेसर ब्लो। सीइंग देयर कंडीशन, देयर वाइज वर इन एक्सट्रीम एंग्विश दैट नो पेंटर और पोएट कुड पोर्ट्रे।
और इसमें बताती है जो पोइट है ना, पोट्रे, कोई भी, अगर मैं आज आपको स्टोरी बता दूँ, अगर आपको मेरी बातों से समझ भी आए कि उनको कितना दुख है, लेकिन जो असली दुख उस टाइम उनको फील हो रहा है ना, वो हमें कभी नहीं फील होगा। आज हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमें थोड़ी देर के लिए दुख होगा, लेकिन जो उनको उस टाइम दुख हुआ ना, वो सिर्फ उनके अंदर ही है, वो हम कोई बंदा समझ नहीं सकता, चाहे हम कितनी पेंटिंग्स बनाए, कितनी भी पोइम लिख लें। इसी को हमारी जो कहते हैं पोइट है वो बताना चाहती है। अब अपने नेक्स्ट पेज में चलते हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टैंजा आता है। एंड मैन हु सोल क्राइम वाज देयर हु द इम्प्रेस ऑफ देयर मेकर्स हैंड एंड फ्रेल एंड शिंकिंग चिल्ड्रन टू वर गैदर इन दैट मोurnful बैंड। द फोर्थ स्टैंजा टॉक्स अबाउट द मैन इन द स्लेव ऑक्शन। अब हमने वुमेन्स के बारे में पढ़ा था, पहले गर्ल्स के स्लेव ऑक्शन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे मैन के स्लेव ऑक्शन में। हार्पर इनडायरेक्टली आस्क व्हाट वाज देयर सोल क्राइम। जो हार्पर है वो सीधा पूछती है, अरे उनका क्राइम क्या था। शी टेल्स रीडर दैट देयर ओनली क्राइम वाज देयर ब्लैक कलर। वो रीडर से पूछती है, वो हमसे पूछती है कि यार उनका क्राइम क्या था, उन इंसानों क्या कोई गुनाह किया था, कोई मर्डर किया था, कोई चोरी की थी। बस एक ही तो चीज़ थी उनके पास, ब्लैक कलर, और वो भी उनके हाथ में नहीं था। इस वजह से उनको इतनी गंदी ज़िंदगी मिली। सो देयर फ्रीडम वाज डिपेंडेंट ऑन द कलर ऑफ देयर स्किन। और वो बताती है कि उस टाइम पे जो इंसान का फ्रीडम था ना, वो उसके कलर पे डिपेंड था। गोरा होगा तो उसको एक लेविश लाइफ मिलती थी, और गरीब होगा तो उसको एक एनिमल से भी डिग्रेडेड लाइफ मिलती थी, या तो ब्लैक होगा। इट सीम्स क्वाइट absurd बट इट वाज द रियलिटी ऑफ स्लेवरी। ये बड़ा अजीब लगता था, बट ये एक स्लेवरी की असलियत थी। In the second line, Harper ironically says that the black hue is an impression of God's hand. और हार्पर बताती है कि ये जो अंग्रेज समझते हैं ना कि ये जो काले लोग हैं, असली में जो उनका काला रंग है वो इंप्रेशन दिखाता है कि वो एक गॉड के बच्चे हैं। He is the one who made them in that way. और यही वो इंसान है जिनको भगवान ने पूरी शिद्दत से बनाया है। So they were not responsible for what was happening to them. Not only men but children were also extremely frail due to unhealthy condition they were living in. अब वो बताते हैं, अब मोस्टली सब क्या सोच रहे होंगे, स्लेव्स होंगे, नौकर, जैसे हमारे घर नौकर होते हैं, हम उनको अच्छा खाना देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, पर वहाँ उल्टा होता था। जो अंग्रेज़ थे वो उनसे काम भी कराते थे, पैसे भी नहीं देते थे, और उनको इतनी गंदी कंडीशन रखते थे कि उनकी ऐसे हड्डियाँ दिख जाती थी। और जो हमारी पोइट हमें ही बताती है कि जो उस टाइम चिल्ड्रन थे ना, उनकी कंडीशन इतनी थी जैसे फेंट हो गए हो, पूरे वीक अनहेल्दी कंडीशन में कोई भी इंसान रहेगा तो उसकी हालत वैसे हो जाती है। और दे वर श्रिंकिंग डे बाय डे, मतलब वो हर दिन ख़त्म हो जा रहे थे, दिन ब दिन पतले पतले पतले, और एट द उनकी डेथ हो जाती थी। इन द लास्ट लाइन हार्पर रेफर्स टू द गैदरिंग एज ए mournful बैंड। अब जो हार्पर है वो बताती है जो लास्ट उनकी गैदरिंग होती है वो एक टाइप का जनाजा है, कि मतलब दुख है कि अब इसके बाद अंत ही अंत है, वो आखिरी बार मिल रहे हैं। एज इफ इट वॉज सम फ्यूनरल, वही मैं आपको कह रहा हूँ, जनाजा ऐसे लगता है जैसे कि कोई बंदा मर चुका है, वो आखिरी बार मिल रहे हैं। वाई कांट इट बी ए फ्यूनरल इफ समवन इज लूजिंग देयर लव वन फॉर एवर, इट क्रिएट्स ए फ्यूनरल इन द माइंड। ये फ्यूनरल ही तो है, चाहे वो इंसान मरा नहीं, अगर वो उसकी ज़िंदगी से गायब हो गया, वो इंसान कहीं चले गए, वो इंसान के लिए दिमाग में तो फ्यूनरल ही है, उसके लिए तो यही है कि वो इंसान मर गया। ये हु हैव लेड योर लव टू रेस्ट and wept above their lifeless clay. No, not the anguish of the breast whose loved are rudely torn away. In the fifth stanza, Harper speaks tell her reader a shocking thing. ये जो फिफ्थ स्टैंजा, अब उसमें हमें जो हार्पर है वो शॉकिंग थिंग्स बताती है। According to her, those who have lost their loved ones and wept above their lifeless bodies cannot even understand a black mother pain. अब जिन जिन बंदों ने अपनी फैमिली गवाई, किसी ने अपनी बेटी गवाई, लेकिन वो एक बताती है, अब जैसे कहते हैं ना, एक जो एक मदर दुख समझ सकती है, वो एक कभी ना एक मेल पर्सन ना नहीं समझ सकता। वो बताती है कि जो मदर का पेन है ना, वो कोई नहीं समझ सकता। अ वाइफ हुज डार्लिंग हस्बैंड इज टेकन अवे फॉर हर इज सफरिंग मोर देन दैम। मतलब वो बताता है कि एक पति के लिए अगर उसकी पत्नी जाना इतना नहीं होगा, लेकिन जब एक औरत का उसका पति उससे छीन जाए ना, तो उसके लिए बहुत दुख वाली बात होती है। नॉट ओनली दैम बट अ यंग ब्लैक गर्ल ऑल्सो अंडरगोज एक्सिक्रेटिंग पेन व्हेन द ग्राउंड ऑफ फ्रीडम स्लाइड्स विद इन अ फ्लैश ऑफ सेकेंड। अब जैसे हम यंग चाइल्ड हैं, हमें इस टाइम सबसे ज़्यादा क्या प्यारा होता है, फ्रीडम। अब उम्र के हिसाब से क्या होता है कि इंसान को समझ आता है वो अपना अकेला रहना पसंद, लेकिन ये जो हमारा यंग टीनेजरहुड होता है, इसमें इंसान को फ्रीडम चाहिए, आज़ादी, जो मन कर सके। और उसमें वो कंडीशन बताती है उन लड़कियों की कि उस लड़कियों की मतलब फ्लैश ऑफ सेकंड होते हैं ना, बस पलक झपकने में ही उसका फ्रीडम गायब हो जाता है। तो सोचो उन लड़कियों पे क्या गुजरती हो। दैट्स वाई हार्पर से दे कैन नॉट अंडरस्टैंड द एंग्विश ऑफ द ब्रेस्ट, इट कोटेड फ्रेज शी यूजेस हियर शी रेफर टू ए ब्लैक वुमन द स्लेवर्स
रूडली टोर दे लव्ड वंस अवे इट सीम्स। अब ये बताता है कैसे कि वो जो बड़े बड़े अंग्रेज़ हैं वो कैसे स्लेवर्स को ले जाते हैं और उनको कुछ नहीं बोल पाते। अब जैसे ही हमारी ये पिक्चर है, इसमें हमें बताया जाता है, ये देखो, जैसे आपको पता है जो आपके फादर्स होते हैं, एक मेल जो है वो हमेशा सोसाइटी में एक डोमिनेट पर्सनैलिटी रहा है, लेकिन उस टाइम पे भी देखो कि क्या वो बाप होगा जिसकी आंखों के सामने उसका कोई 2 साल का बच्चा उससे अंग्रेज़ छीन रहे हैं, और अभी वो जस्ट पैदा हुआ है। इस सीनरी में हम ये देखते हैं कि कैसे एक बाप है वो अपने बच्चे को मांग रहे अंग्रेज़ से, वही अंग्रेज़ क्या कर रहा है, उसका बच्चा छीन रहा है और उसको हंटर मार के भगा रहा है। तो सोचो कितना हेल्पलेस बाप होगा कि वो अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर सकता। और सब ये सब हो किस वजह से रहा है कि वो ब्लैक है, उनका काला रंग है। और हमने नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं। अभी हमारे एंडिंग का स्टैंज है गाइस। अब इसमें बताया जाता है टेयरिंग अनराइप फ्रूट फ्रॉम द ब्रांचेस ऑफ ए ट्री, ओनली अ मदर हु इज विनिंग चाइल्ड इज टेकन अवे फॉर हमर कैन अंडरस्टैंड दिस। हमें वही बताया कि एक औरत ही है जो सबसे ज़्यादा जो पेन महसूस कर सकती है। उसकी लाइफ से क्या जाता है, उसकी बेटी जाता है, उसका बच्चा जाता है, उसका हस्बैंड जाता है, कितना कुछ उसकी लाइफ से चले गया। इससे ज़्यादा तो इंसान के लिए कहते हैं ना, एक बंदे को जगदम होता जाए वो ज़्यादा खुशी वाली है। इतना ज़्यादा कोई बिछड़ना ना जो अपने जिनसे आप इतने साल पूरी ज़िंदगी रहे हो, उससे बड़ा दुख कोई नहीं होता। अब हम आखिरी स्टैंजा पढ़ते हैं। ये मे नॉट हाउ डेसोलेट आर बॉसम्स रूडली फोर्स टू पार्ट and how a dull and heavy weight will press the life drops from the heart. The last stanza of the slave auction reiterates the idea of penultimate one. In this section, Harpun again refer to their bosom at desolate place. Without their loved ones, their mind is barren, unfertile ground that is not going to be fertile again. और वो बताती है कि उस टाइम के स्लेव्स की हालत ऐसी है जैसे एक बंजर जगह होती है। एक होता है ना, जैसे कोई बंजर जगह हो, उसमें हम पानी डालेंगे, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है, फिर वापस उसमें पेड़ उगते हैं। लेकिन इनकी कंडीशन कैसी है स्लेव्स की कि वो एक बंजर ज़मीन की तरह है जो कभी भी दोबारा फर्टाइल नहीं हो सकती। क्योंकि फर्टाइल मीन्स मतलब वो ऐसी हालत में हो गए हैं, उनका मेंटल टॉर्चर इस हिसाब का हो कि अब वो दोबारा खुश नहीं हो सकते। द स्लेवर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर डिस्ट्रेस, दे फोर्स रूडली टू पार्ट टू सोल्स, दोज हु हैव नॉट एवर फेल्ट that way cannot ever know how slavery feels like। और वो हमारे जो पोइट है ना वो बताती है कि जो बंदे स्लेवरी में नहीं रहे ना, जैसे हम थोड़ा फील कर सकते हैं, लेकिन असली उन्हीं को पता है जिन्होंने स्लेवरी देखी है। आज चाहे वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन कहते हैं कि जो अंग्रेज़ों की उस टाइम की स्लेवरी थी ना, उससे मंदा हॉरिफिक इनह्यूमैनिटी जनरेशन उस टाइम का ऐसा एरा किसी ने नहीं देखा होगा। और फिर गाइस हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में पहुँचते हैं। ये गाइस एक टाइप का समझ लो, ये मैंने तो आपको थोड़ा एडिशन में दे दिया समझाने के लिए। एट द एंड अब हमारा जैसे ये सारे स्टेंजा ख़त्म होते हैं, अब मैं आपको थोड़ा खुद जो मैं अपनी तरफ से समझता हूँ और जो आपको और अच्छे से समझ आए। अब उस टाइम क्या होता था कि जब ये स्लेव ऑक्शन होते थे ना, अब हर कोई सोचो, अब अंग्रेज़ तो इतने, अंग्रेज़ों का क्या था, अंग्रेज़ पैसे वाले थे लेकिन वो थोड़े लेज़ी टाइप के थे, तभी वो अंग्रेज़ हायर करते थे। अगर मेहनती होते वो खुद काम करते। तो उस टाइम क्या होता था, वो क्या करते थे, लोगों के घर जाके उठाते नहीं थे अंग्रेज़ों को, जैसे मूवीज़ में होता है कि हाँ भाई आए तो उठा के ले गए। उस टाइम क्या होता था, जैसे हमारे यहाँ पे होता है कि कोई भी ऑक्शन चलती है ना, जैसे कोई टेंडर निकलना होता है, उसका पहले नोटिस निकलता है। तो उस टाइम पे क्या होता था, स्लेव की नोटिस निकलता था न्यूज़पेपर या मार्केट में। जैसे उस टाइम का मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि कैसे उस टाइम का स्लेव का ऑक्शन निकला था एट द सिटी होटल। ये होटल में निकला था और इसकी एज, और ये उस टाइम की डेट है February 3, 1859। और उस टाइम पे क्या मतलब जो होता था ना ट्रेड, वो कैसा होता था आज मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने आपको बेसिक समझा दिया सारा, मैं आपको बताता हूँ जो ट्रेड था वो किस बेसिस पे किया जाता था। जैसे मान लो लड़की है, वो लड़की को देखेंगे कि लड़की का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फिट है, वो सेक्सुअली फर्टाइल है, उसकी खूबसूरती कैसी है, ऐसे देखा जाता था। और इनसे ये किया जाता था, इनसे फोर्सफुली इनसे बच्चे भी करवाए जाते थे। और वहीं मेल्स में देखा जाता था कि भाई वो कितने पावरफुल पर्सन है, मसल्स हैं कि वो काम कर सकते हैं। अगर कोई पतला वीक है तो उनसे काम नहीं रखना, उसको मार देना, ये चीज़ें होती थी। क्योंकि अंग्रेज़ थे, उनको चाहिए थे, उन्हें जैसे उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम ऑक्शन में भी अपनी जो कहते हैं डोमिनेंस दिखाने के लिए अंग्रेज़ों में भी होता था कि जिसके पास जितने ज़्यादा स्लेव्स होंगे वो उसको सबसे ज़्यादा हाई पावरफुल पर्सन किया जाता था। तो अंग्रेज़ क्या होते थे, अंग्रेज़ों में क्या था कि हाँ भाई जिस अंग्रेज़ के पास ज़्यादा मेंस हैं, पावरफुल, बड़े बड़े हाइट में लंबे, उस बंदे की सोसाइटी में प्रेस्टीज बढ़ी जाती थी। तो उस टाइम ऐसी चीज़ें होती थी। और बताया जाता है कि जो स्लेव ऑक्शन है अपने टाइम का पूरे वर्ल्ड का सबसे गंदा ट्रेड रहा है। और इसी चीज़ को दुख को बताने के लिए राइटर बताती है कि आप इसे सीखिए
कि जो हमारे इंसेस्टर कर गए, आने वाले टाइम में जो जनरेशन को रियलाइज़ होना चाहिए कि हमारी जो पास्ट जनरेशन रही उन्होंने कितना दुख देखा, और आइंदा हम अपने फ्यूचर में कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जिनसे आने वाली जो ह्यूमैनिटी है उसको भी सर झुकाना पड़े। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही था। मेरे से जितना हो सका मैंने आपके लिए किया। बाकी गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे मैसेज कीजिए, या मेरी इंस्टाग्राम आईडी बिंग रणविजय 99 पे डीएम कर दीजिए, मैं आपको लिंक भेज